हर इंसान की जिंदगी में एक आवाज होती है जो ना चीखती है ना पुकारती है, बस धीरे धीरे फुसफुसाती है। तू फिर चूक गया, तू फिर पीछे रह गया। आप उसे दबा देते हैं, कह देते हैं कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वो कल कभी आता ही नहीं। शायद आप इस वक्त भी सोच रहे हैं कि ये बस एक और वीडियो होगा, पर नहीं, ये एक दरवाजा है उस दुनिया की ओर जहां आप अब तक झांकने से भी डरते थे। स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां आज हम उस आवाज को सामने लाने जा रहे हैं जिससे आपने हमेशा मुंह मोड़ा। आज की हमारी यात्रा है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ओवेन शॉ की एक ऐसी किताब जो आपको खुद के सबसे अनसुलझे सवालों से मिलवाएगी। लेकिन यह किताब समझने के लिए नहीं है, यह किताब झेलने के लिए है। हर शब्द में चुभन है, हर विचार में आईना है और हर उदाहरण में आप हैं। आपके बहाने, आपकी हार और शायद आपकी अगली जीत। तो क्या आप तैयार हैं? हर इंसान के भीतर दो दुनिया होती है, एक जो बाहर सबको दिखती है, व्यवस्थित व्यस्त भागती हुई, और दूसरी जो चुपचाप भीतर चलती रहती है, बिखरी हुई, थकी हुई, कभी कभी शर्मिंदा। आप बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यह बात कोई नहीं कहता लेकिन सब महसूस करते हैं। यही भीतर की लड़ाई है जहां से आत्म अनुशासन की कहानी शुरू होती है। ओवेन शॉ की किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि आसान रास्ता हमेशा उपलब्ध होता है, क्योंकि हम में से हर कोई तात्कालिक सुख के जाल में फंस चुका है। कल्पना कीजिए, आप एक पुल के सामने खड़े हैं। एक ओर आपके सारे सपने हैं, वो बिजनेस जो आपने सोचा था, वो फिजिकल फिटनेस जो आप चाहते हैं, वो शांति जो आप हर रात की नींद में ढूंढते हैं। दूसरी ओर आपकी वर्तमान आदतें हैं, देर तक स्क्रॉल करना, कल पर टालना, खुद को कम समझना। इस पुल को पार करने का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। ओवेन शॉ कहते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह तो एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका प्रयोग करेंगे उतना ही यह मजबूत होगी। और जैसे हर वर्कआउट के पहले दिन शरीर दर्द करता है, आत्म अनुशासन के शुरुआती दिन भी बहुत असहज होते हैं, लेकिन वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कहानी वहां से शुरू होती है जब लेखक बताते हैं कि सफलता केवल टैलेंट से नहीं आती, बल्कि टैलेंट के बिना भी यदि इंसान में अनुशासन हो तो वह उन ऊंचाइयों को छू सकता है जो दूसरों के लिए बस एक ख्वाब होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक आदमी जो हर दिन सुबह 5 बजे उठता है, जबकि उसका शरीर कहता है सो जाओ, लेकिन उसका मन कहता है तू वही कर जो आगे तुझे ले जाए। वो आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। कोई भी एक दिन बड़ा नहीं होता, लेकिन 100 दिन मिलकर एक नई पहचान बना देते हैं। इसीलिए द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक बार में बड़ा बदलाव करने की बात नहीं करती, ये छोटे रोज के कठिन फैसलों की बात करती है। जैसे जब आप थक चुके हों और फिर भी तय समय पर काम पूरा करें, जब कोई बहाना बहुत जायज लगे लेकिन आप उसे न माने, जब हर कोई कहे कि थोड़ा आराम कर लो और आप कहें अब भी नहीं। ये वही क्षण है जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। लेखक हमें बताता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी चीज को टालना असल में आलस नहीं होता, यह भय होता है। किसी चीज में असफल हो जाने का डर, या कभी कभी सफल हो जाने का भी डर, क्योंकि सफलता जिम्मेदारी लाती है। तो समाधान क्या है? ओवेन कहते हैं इच्छा से बड़ा है व्यवहार। मत सोचो कि मेरा मन नहीं कर रहा, बस करो। मन धीरे धीरे अनुशासन में ढलता है। उन्होंने इसे एक नाम दिया, डिसिप्लिन लूप। जहां आप कुछ करते हैं जो मुश्किल है, आपको संतोष मिलता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर अगली बार वही काम थोड़ा आसान लगता है। धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाती है। इसी क्रम में लेखक कहते हैं कि आत्म अनुशासन का पहला बड़ा स्तंभ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी उस सुख को थोड़ी देर के लिए टाल देना जो तुरंत मिल सकता है, ताकि बाद में कुछ बड़ा हासिल किया जा सके। जैसे चॉकलेट खाना अभी अच्छा लगता है, लेकिन हेल्दी डाइट रखने से 6 महीने बाद जो शरीर मिलेगा वो चॉकलेट से कई गुना संतोष देगा।
दूसरा स्तंभ है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं तो कोई अनुशासन काम नहीं करेगा। आपको अपनी क्यों की गहराई समझनी होगी, जैसे कि मैं हर दिन जल्दी क्यों उठना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि सब कहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक शांत दिमाग के साथ दिन शुरू करना चाहता हूं, ताकि मैं वो बना सकूं जो मैं बनने आया हूं। लेखक हमें चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप हर दिन अपनी इच्छाओं के गुलाम रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी आत्मा से दूर होते जाएंगे। और सबसे बड़ा दुख वही होता है जब इंसान बाहर से जिंदा दिखे लेकिन अंदर से खाली हो। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन केवल आदत नहीं, एक चुपचाप लड़ा जाने वाला युद्ध है, हर दिन का, हर घंटे का, अपने आप से। और ये युद्ध जितना अकेला लगता है उतना ही असली है। ओवेन शॉ हमें बताते हैं कि इस यात्रा में सबसे जरूरी साथी है सेल्फ टॉक, वो आवाज जो आप दिन भर खुद से कहते हैं। अगर वो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तो वहीं से लड़ाई हार जाती है। लेकिन अगर वो कहती है मुश्किल है लेकिन तू कर सकता है, तो कुछ भी संभव है। किताब के इस पहले हिस्से में लेखक यही समझाते हैं कि आपको हर उस क्षण से लड़ना है जब मन कहे कल करेंगे, क्योंकि असल में कल एक बहाना है और आज ही सच्चा मैदान है। वे लिखते हैं डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, यानी तुरंत मिल रहे सुख और अपनी सबसे गहरी चाह के बीच चुनाव करने की क्षमता ही अनुशासन है। और ये शक्ति हर इंसान में है, आप में भी, अभी भी। तो अगली बार जब आप अलार्म बंद करके सोने लगें या जब कोई काम टालने का मन करे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने ही खिलाफ जा रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो रुकिए, सांस लीजिए और अपने बड़े मकसद को याद कीजिए, क्योंकि आत्म अनुशासन कोई एक दिन की जीत नहीं है, ये एक जीवन शैली है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से पनपती हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं तो वह गलती नहीं, एक पैटर्न बन जाती है, और वो पैटर्न धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यह दूसरा भाग है हमारे सफर का, जहां हम आत्म अनुशासन की शक्ति को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उसी समय पर जागते हैं, उसी अनुशासन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यह सिर्फ दिनचर्या नहीं, बल्कि एक मानसिक लय है जो आत्म अनुशासन को जन्म देती है। डेली रिचुअल्स एंड रूटीन्स के जरिए हम समझते हैं कि हर छोटी आदत किस तरह बड़े लक्ष्य को आकार देती है। जब आप बार बार एक कठिन काम करते हैं तो वह कठिनाई धीरे धीरे सहजता में बदल जाती है। यह वही क्षण होता है जब आत्म अनुशासन केवल प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। लेखक इस अध्याय में उदाहरणों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को नियंत्रित करके ही अपनी दिशा बदल सकते हैं। जब हम बार बार खुद को सही दिशा में धकेलते हैं तो जीवन में एक नया संतुलन आता है। यह संतुलन ही आत्म अनुशासन की असली विजय है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक विकल्प है, कठिन काम करना या मनचाही चीज में खो जाना। यहीं से आता है अगला भाग, हैंडलिंग टेम्पटेशंस। लेखक कहते हैं कि प्रलोभन को हराना एक बार की लड़ाई नहीं है, यह तो एक चलती प्रक्रिया है। जितना आप खुद को अनचाही चीजों से दूर रखते हैं उतना ही आपका मस्तिष्क मजबूत होता है। जब हम बार बार ना कहना सीख जाते हैं, हम अपने आत्म नियंत्रण को मजबूत करते हैं और हर ना एक हाँ बन जाता है हमारी सफलता की दिशा में। अब बात आती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी की, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। ओवेन शॉ साफ कहते हैं, अगर आप हर काम को मोटिवेशन से जोड़ेंगे तो ज्यादातर दिन आप कुछ नहीं करेंगे। मोटिवेशन क्षणिक है, आत्म अनुशासन स्थायी है। जब आप मोटिवेटेड ना हो लेकिन फिर भी वही कार्य करें जो जरूरी है, वहीं से असली विकास शुरू होता है। फिर आती है आत्म अनुशासन की सबसे जरूरी कड़ी, हाउ टू रीवायर द माइंड। लेखक कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर बार वही रास्ता चुनता है जो उसे पहले से पता हो, लेकिन अगर हम उसे नई राह पर चलाना चाहते हैं तो हमें नई सोच, नए अनुभव और लगातार दोहराव से उसे प्रशिक्षित करना होगा। रोज खुद से कहिए, मैं वो व्यक्ति हूं जो कठिन चीजें भी करता है
धीरे धीरे मस्तिष्क इस बात को स्वीकार कर लेता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने आलस्य की कीमत चुकाई है, किसी अवसर को गंवा कर? यही है द कॉस्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। लेखक बताते हैं कि जितना नुकसान एक दिन की आलस्य करता है, वह एक महीने की मेहनत से भी पूरा नहीं होता। इसीलिए हर दिन को समझदारी से जीना, हर निर्णय को सोच समझकर लेना, यही आत्म अनुशासन का उद्देश्य है। एक और महत्वपूर्ण विषय है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो बड़ी तस्वीर कभी स्पष्ट नहीं होगी। अनुशासन हमें लंबी सोच की क्षमता देता है, जहां हम क्षणिक संतोष की जगह दीर्घकालिक सफलता को चुनते हैं। जब आप रोज सुबह उठते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या जो मैं आज कर रहा हूं वह मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जा रहा है, तो वहीं से विजन बनता है। अब बात करें एक ऐसी शक्ति की जो दिखती नहीं लेकिन बहुत असर करती है, रेजिलियंस थ्रू रेपिटेशन। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप कठिन समय में भी वही कार्य करते हैं जो जरूरी है, आप अंदर से और अधिक मजबूत होते जाते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है गिरकर भी फिर उठना और वही रास्ता दोबारा तय करना। फिर आता है रिप्लेसिंग इमोशन विद एक्शन। जब आपका मन आपको कहे कि अब नहीं हो पाएगा, तो उस भावनात्मक शोर को बंद करके सिर्फ एक काम करिए, एक छोटा सा कदम उठाइए। लेखक कहते हैं, इमोशंस आर टेम्पररी बट एक्शन क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी भावनाएं अस्थायी है लेकिन काम बदलाव लाता है। हमारा अगला विषय है हाउ एनवायरनमेंट शेप्स डिसिप्लिन। ओवेन बताते हैं कि आपका वातावरण, आपकी दिनचर्या, आपके दोस्त, आपके डिवाइस, ये सब आपके अनुशासन पर असर डालते हैं। अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हों, जहां लोग आपको प्रेरित करें, तो आपकी आत्म अनुशासन की यात्रा आसान हो जाएगी। और अंत में आता है फ्रॉम इंटेंट टू आइडेंटिटी। शुरुआत में आप कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अनुशासन आपको वहां ले जाता है जहां आप कहने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं। लेखक लिखते हैं कि आत्म अनुशासन आपके अंदर की पहचान बदलता है। आप एक नए आप का निर्माण करते हैं जो स्पष्ट, मजबूत और स्थिर होता है। हर बार जब आप अपनी कमजोरी पर जीत पाते हैं, आप खुद से एक वादा निभाते हैं और यही वादा बार बार आपको मजबूती देता है। यही है आत्म अनुशासन की असली शक्ति। कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। आत्म अनुशासन की असली परीक्षा वो नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब चीजें टूटने लगती है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे इस शक्ति को सिर्फ सोच में नहीं बल्कि व्यवहार में जिया जाए। मॉर्निंग प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनुशासन की वास्तविकता परखी जाती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो अगर हम पहले से सोच लें कि सबसे जरूरी कार्य क्या है, तो हम डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में नहीं खोते। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और उन पर काम करना, चाहे मन कहे या न कहे। हर बार जब हम खुद से एक वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, हम न सिर्फ लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं बल्कि खुद पर विश्वास भी बढ़ाते हैं। यह विश्वास ही आत्म अनुशासन का मूल है। आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा। लेखक बताते हैं कि यह विरोध असफलता का डर नहीं बल्कि हमारी पिछली हारों की परछाई होती है। इस डर को मात देना आसान नहीं, लेकिन हर बार जब आप उस डर के सामने खड़े होते हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वहीं से बदलाव शुरू होता है। डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स की बात करें तो यह शायद सबसे कम समझा गया हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि अपने रिश्तों में ईमानदारी, समय देना, वादे निभाना, यह सब भी अनुशासन का ही हिस्सा है। जब आप किसी को समय पर जवाब देते हैं या भावनाओं में बहकर किसी पर अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं देते, आप खुद को नियंत्रित कर रहे होते हैं, और यही है आंतरिक शक्ति की पहचान। क्राइसिस टाइम कंसिस्टेंसी, यानी मुश्किल समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। लेखक बताते हैं कि अनुशासन तब नहीं परखा जाता जब सब कुछ सही चल रहा हो, बल्कि तब जब हालात बिगड़ते हैं। क्या आप तब भी समय पर उठते हैं? क्या आप तब भी मेहनत करते हैं जब कुछ हाथ नहीं आ रहा? यही असली परीक्षण है और यही असली अनुशासन है। द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन।
दिन के अंत में खुद से सवाल पूछना, क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? क्या मैंने वो किया जो मैंने तय किया था? यह आत्म मूल्यांकन आपकी आगे की राह को स्पष्ट करता है। लेखक कहते हैं, रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स डायरेक्शन, और यही आपको अगले दिन और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। ट्रैकिंग प्रोग्रेस विदाउट परफेक्शनिज्म बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं हो रहा तो वो करना ही नहीं चाहिए। लेखक कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। अनुशासन का मतलब है अधूरे मन से भी काम पूरा करना, तब भी करना जब हालात अनुकूल नहीं है। अगर आप 70% भी कर पाए तो वो 0% से तो कहीं बेहतर है। When discipline meets compassion, कभी कभी हम इतने कठोर हो जाते हैं कि खुद से ही दुश्मनी कर बैठते हैं। लेखक इस बिंदु पर गहराई से समझाते हैं कि अनुशासन का अर्थ क्रूरता नहीं है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहना, लेकिन खुद की थकान, गलती और कमजोरी को भी इंसानियत के साथ स्वीकार करना। हैंडलिंग क्रिटिसिज्म एंड स्टेइंग ऑन कोर्स। जब आप अनुशासित होते हैं तो दुनिया को आप अलग दिखते हैं। आलोचना होना तय है, लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आपका रास्ता स्पष्ट है तो बाहरी शोर को फिल्टर करना सीखिए। आपकी यात्रा किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन अगर आप अंदर से जानते हैं कि यह सही है तो उस पर टिके रहिए। डिसिप्लिन इन कम्युनिकेशन। अनुशासन सिर्फ करने और सोचने तक सीमित नहीं है, यह बोलने में भी झलकता है। लेखक बताते हैं कि संवाद में स्पष्टता, कम बोलना और सही समय पर बोलना, ये भी अनुशासन के ही हिस्से हैं। जब आप आवेश में आकर कुछ नहीं कहते और सोचकर कहते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। मेकिंग द हार्ड थिंग अ हैबिट। और अंत में लेखक कहते हैं कि वह काम चुनिए जो सबसे कठिन लगता है और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे अगर सुबह जल्दी उठना कठिन है तो वही कीजिए। अगर किसी से माफी मांगना मुश्किल है तो वही कीजिए। अनुशासन का अर्थ ही यही है, कठिन को सहज बनाना और उस कठिनाई में अपनी शक्ति ढूंढना। हर बार जब आप वो करते हैं जो आसान नहीं है, आप खुद को एक नई दिशा में ले जाते हैं। ओवेन शॉ यही समझाते हैं कि आत्म अनुशासन कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक चुपचाप निभाई जाने वाली प्रक्रिया है। यह हर उस क्षण में मौजूद है जब आप चुनते हैं किसी और की परवाह करने की जगह अपने भविष्य की परवाह करना। हर फैसला, हर दिन एक कदम होता है आपकी बेहतर पहचान की ओर। हम अक्सर सोचते हैं कि परिवर्तन बाहर से आता है, किसी मौके, किसी व्यक्ति या किसी बड़ी घटना के जरिए। लेकिन लेखक ओवेन शॉ बार बार एक ही बात दोहराते हैं, स्थायी परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। फ्रॉम डिसीजन टू डिवोशन एक ऐसा विचार है जो अनुशासन को केवल व्यवहार नहीं, एक दर्शन बना देता है। जब आप किसी निर्णय को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन दोहराते हैं, वह निर्णय अब केवल विकल्प नहीं रहता, वह आपकी भक्ति बन जाता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन वही शक्ति है जो आपको रोज की उलझनों में भी एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपनी भावना, समय और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखें। जब आप यह कर पाते हैं तो आप सिर्फ बाहरी लक्ष्य नहीं, अंदर की शांति भी हासिल करते हैं। स्पीड वर्सेस सस्टेनेबिलिटी हमें यह सिखाता है कि तेजी हमेशा तरक्की नहीं होती। लेखक कहते हैं, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। कई बार हम शुरू में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि कुछ ही समय में थक जाते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है एक ऐसी रफ्तार चुनना जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है, चाहे धीरे ही सही। मेंटल स्टिलनेस थ्रू डिसिप्लिन। आज की दुनिया में जब हर चीज भाग रही है, तब शांत मन पाना एक विलासिता सा लगता है। लेकिन ओवेन शॉ कहते हैं कि अनुशासन से एक गहरी मानसिक शांति मिलती है। जब आपका समय तय हो, आदतें तय हो, तो मन को अनावश्यक विचारों से छुट्टी मिलती है। यही वो जगह है जहां से स्पष्टता पैदा होती है। Why hard is good। जब कोई चीज कठिन लगती है तो हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वही कठिन चीजें हमें मजबूत बनाती हैं।
हर बार जब आप कोई मुश्किल चीज करते हैं, आप अपने मन को संदेश देते हैं, मैं नियंत्रण में हूं। और यही नियंत्रण ही असली आत्मविश्वास का बीज होता है। द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग पाथ्स हमें बताता है कि बार बार रास्ता बदलना, नई शुरुआत करना, यह भी एक असंगत मन का संकेत है। लेखक कहते हैं, स्टिक टू वन हार्ड थिंग, क्योंकि जब आप हर चुनौती के सामने रास्ता बदलते हैं, आप कभी भी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। अनुशासन का मतलब है एक बार तय करके बिना रुके लगे रहना। इनर पीस एज ए साइड इफेक्ट। जो लोग अनुशासित होते हैं वे सिर्फ सफल नहीं होते, वे भीतर से शांत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्य को लेकर सजग होते हैं, और यही सजगता उन्हें स्थिरता देती है। डिसिप्लिन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने आवेगों को रोक पाना। जब कोई गुस्से में आता है और फिर भी शांति से उत्तर देता है, वह आत्म अनुशासित है। जब कोई थकावट में भी तय समय पर काम पूरा करता है, वह आत्म अनुशासित है। यह वही ताकत है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। रिजेक्टिंग द क्विक फिक्स कल्चर। आज की दुनिया हमें जल्दी जल्दी परिणाम दिखाने की आदत डाल चुकी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो त्वरित उपायों को त्यागना सीखिए। आत्म अनुशासन वही रास्ता है जो धीमा लगता है लेकिन जड़ों तक बदलाव लाता है। बिकमिंग द गार्डियन ऑफ योर टाइम। लेखक समय को सबसे कीमती संसाधन बताते हैं। हर बार जब आप कहते हैं हां किसी चीज को, आप किसी और महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है समय की रखवाली करना, हर क्षण को इस तरह जीना जैसे वह आखिरी हो। फ्रॉम एक्शन टू आइडेंटिटी। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, वह आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं लिखता हूं, तो आप लेखक बन जाते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं भागता हूं, तो आप धावक बन जाते हैं। आत्म अनुशासन की शक्ति यही है। यह आपके कर्म को आपकी पहचान में बदल देता है, और यही पहचान आपकी असली ताकत बन जाती है। हर यात्रा की एक पराकाष्ठा होती है, एक ऐसा क्षण जहां पीछे देखना भी जरूरी होता है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। आत्म अनुशासन की इस यात्रा में आपने इसके अर्थ, अभ्यास, चुनौती और सुंदरता को जाना। अब हम उस गहराई तक उतरेंगे जहां अनुशासन केवल एक आदत नहीं बल्कि एक चेतना बन जाता है। डिसिप्लिन एज डेली अवेयरनेस विषय में लेखक इस बात पर बल देते हैं कि अनुशासन केवल बाहरी दुनिया से सामंजस्य नहीं है, बल्कि आंतरिक सतर्कता की निरंतर प्रक्रिया है। जब हम अपने विचारों, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक चुनते हैं, तो हम एक तरह का मानसिक अनुशासन विकसित करते हैं जो सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि गहन आत्मबोध के लिए होता है। लेखक समझाते हैं कि अनुशासन का सर्वोच्च रूप तब प्रकट होता है जब आप छोटे छोटे क्षणों में भी सजगता बनाए रखते हैं। यह सजगता ही धीरे धीरे व्यक्तित्व की रीढ़ बन जाती है। ट्रांसलेटिंग क्लैरिटी इनटू एक्शन विषय में बताया गया है कि स्पष्टता केवल तब उपयोगी होती है जब वह कर्म में बदल जाए। हम सब जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन अनुशासन वह पुल है जो विचार और क्रिया के बीच की खाई को पाटता है। लेखक हमें स्मरण कराते हैं कि जब तक हम निर्णय लेकर उसे एक स्थायी कार्य में नहीं डालते, तब तक स्पष्टता केवल एक भावना बनी रहती है। करेज टू स्टे द कोर्स बताता है कि अनुशासन केवल शुरुआत करने की हिम्मत नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का साहस भी है। जब रास्ता कठिन हो, परिणाम देर से मिले और दुनिया कहे छोड़ दो, तब भी चलते रहना ही असली आत्म अनुशासन है। यह साहस ही हमें दूसरों से अलग करता है और अंदर से मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन एंड डिसीजन फैटिग। जब आप दिन भर अनगिनत छोटे निर्णय लेते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का एक पहलू यह भी है कि आप कई निर्णयों को स्वचालित बना दें, जैसे क्या पहनना है, किस समय काम करना है। जब आदतें तय होती हैं, तो मानसिक थकावट कम होती है और निर्णय बेहतर बनते हैं।
माइक्रो हैबिट्स दैट बिल्ड आइडेंटिटी पर लेखक कहते हैं कि छोटे कार्य ही सबसे बड़ी पहचान बनाते हैं। जब आप प्रतिदिन 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं या हर रात दिन भर की समीक्षा करते हैं, तो यह छोटी छोटी आदतें आपकी पहचान में तब्दील हो जाती हैं और यही पहचान अनुशासन को भीतर गहराई से स्थापित करती है। सैक्रिफाइस एज अ स्ट्रेंथ विषय में लेखक आत्म अनुशासन को त्याग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब आप किसी छोटे सुख को छोड़ते हैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए, तब आप दिखाते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। हर त्याग एक निवेश है भविष्य की सफलता के लिए, और यह मानसिक शक्ति दूसरों को प्रेरित करती है। साइलेंस एज अ डिसिप्लिन टूल। जब आप मौन रहते हैं, आप सोचते हैं। जब आप सोचते हैं, आप समझते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन की सबसे कम उपयोग की गई लेकिन सबसे प्रभावशाली तकनीक मौन है। मौन आपको खुद से जोड़ता है, आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और आपके आत्म संवाद को स्पष्ट बनाता है। इमोशनल कंसिस्टेंसी। भावनाएं चंचल होती हैं, लेकिन अनुशासन उन्हें स्थिरता देता है। जब आप किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं, तो आप केवल बाहर नहीं, भीतर भी अनुशासित हो जाते हैं। लेखक इस विषय को भावनात्मक अनुशासन कहते हैं, एक ऐसा कौशल जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। रेजिस्टिंग एक्सटर्नल कैओस। आज की दुनिया अनगिनत सूचनाओं, आह्वानों और आवाजों से भरी हुई है, लेकिन आत्म अनुशासित व्यक्ति उस शोर में भी अपना मार्ग देख पाता है। लेखक इसे फोकस अंडर फायर कहते हैं। जब चारों ओर उलझन हो और फिर भी आप शांत रहें, यही असली आत्म नियंत्रण है। लिविंग विद पर्पसफुल रिस्ट्रेंट। जब आपके पास विकल्प होते हुए भी आप सीमित जीवन जीते हैं, तब आप दिखाते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। लेखक कहते हैं, नियंत्रण की जगह निर्बलता नहीं, गर्व है। हर बार जब आप किसी चीज को जानबूझकर टालते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को और मजबूत करते हैं। यात्रा खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए रुकी है। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कहीं हलचल मचाई हो, अगर कहीं एक छोटा सा बीज बो दिया हो, तो समझिए मकसद पूरा हुआ। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। कल क्या होगा, यह आप तय करते हैं। और मैं यही हूं, अगले मोड़ पर, अगली सोच की राह में, जब भी आपको शब्दों की सोच की या साथ की जरूरत हो। ख्याल रखिए अपने समय का, अपने मन का और सबसे ज्यादा अपने आप का। फिर मिलेंगे कुछ और गहराइयों में उतरने, कुछ और ऊंचाइयां छूने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।